Hello students, so now we start the topic which is difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Difference between prokaryotic and eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दो टाइप के सेल हैं। इसकी बात हमने लास्ट क्लास में भी की थी। आज इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग बना सकते हैं डिफरेंस की, आप टेबल के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। इन वर्ड्स का मीनिंग हमने लास्ट क्लास में समझ ही लिया था। तो सबसे पहला डिफरेंस जो हम समझते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए टेबल। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक। यहाँ पर हम लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, और यहाँ पर हम लिखेंगे इन के डिफरेंसेस के कैरेक्टर्स। अंडरस्टूड? तो वी ड्रॉ ए टेबल ऑफ लार्ज ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं डायामीटर ऑफ द सेल्स। डायामीटर, अगर कोई सर्कल है, एक सेल को सर्कल मानते हुए इस डिस्टेंस को बोलते हैं डायामीटर। इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन का लेंथ जो कि पेरीमीटर को टच करे, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो हम बात कर रहे हैं इन सेल के डायमीटर यानी कि इस डिस्टेंस के बारे में। अंडरस्टूड? तो अब मैं लिखता हूं आपके सामने प्रोकैरियोटिक सेल का डायमीटर। इसका डायमीटर होता है 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक। अब ये माइक्रोमीटर क्या है? मीटर तो लेंथ की यूनिट है, लेकिन माइक्रोमीटर को अगर मैं आपको समझाऊं, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ही छोटी यूनिट है। एक मीटर के अगर 10 लाख टुकड़े करें तो एक टुकड़ा एक माइक्रोमीटर के बराबर होगा। और इस प्रोकैरियोटिक सेल का जो डायमीटर है वो 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकता है। अगर यूकैरियोटिक सेल के डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। सेल्स का डायमीटर, रेडियस सब माइक्रोमीटर में मेजर होता है। अगले कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल इन्वेलप के बारे में पढ़ा था। तो सेल इन्वेलप का पहला स्ट्रक्चर था ग्लाइकोकैलिक्स। इस ग्लाइकोकैलिक्स में क्या क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे समझते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो बनता है पॉलीसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड ये एक टाइप का सैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। और जो यूकैरियोटिक का ग्लाइकोकैलिक्स है वो बनता है ओलिगोसैकेराइड से। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो वर्ड का मतलब ही होता है 2 से लेकर 10 यूनिट, यानी कि इस सैकेराइड के अंदर मोनोसैकेराइड की 2 से लेकर 10 तक यूनिट हो सकती है, लेकिन इस सैकेराइड के अंदर बहुत सारी, पोली का मतलब बहुत सारी, इसमें बहुत सारी यूनिट होगी। इन वर्ड्स के मतलब हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी और डिटेल में समझेंगे। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स का डिफरेंस है दोनों सेल्स के अंदर। अगली हम बात करते हैं सेल इन्वेलप की स्ट्रक्चर जो कि है सेल वॉल। सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल है वो हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी। ये बनती है पेप्टिडोग्लाइकन्स की। अगर किसी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल है तो वो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनेगी। लेकिन एक एग्जांपल हमने पढ़ा था जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है, PPLO, इसी का नाम है माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो वो किसकी बनी होती है? अगर वो कोई प्लांट का सेल है तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। अगर वो कोई एनिमल का सेल है तो वहां पे सेल वॉल एब्सेंट होती है,
सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर वो कोई फंजाई का सेल है तो फंजाई के सेल में सेल वॉल बनती है काइटिन की। अगर वो कोई प्रोटिस्टा का सेल है तो यहाँ पे सेल वॉल बनी होती है सिलिका प्लस पैक्टिन की। ये सब क्या सब्सटेंस है, ये कौन से सेल है, ये सब हम बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट हमने सेल वॉल के बारे में समझा। अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं सेल इनवेलप का लास्ट स्ट्रक्चर जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक की बहुत ही थिन होती है, लेकिन यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफ़ी थिक होती है। ये बनती बिल्कुल सेम मटेरियल से है, यहाँ भी बनती है लिपोप्रोटीन से और यहाँ भी बनती है लिपोप्रोटीन से, लेकिन इसको स्टेबिलिटी देने वाले फैक्टर दोनों जगह अलग अलग होते हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी देते हैं स्टेबिलिटी बाय हैपेनोइड्स वो सब्सटेंस है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और यहाँ पे स्टेबिलिटी देते हैं स्टेरोल्स। स्टेबिलिटी यहाँ पे अगर एनिमल का सेल है तब तो देते हैं कोलेस्ट्रॉल। थोड़ी सी जगह की कमी यहाँ पे महसूस होती हुई, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं। अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो यहाँ की स्टेबिलिटी अगर वो कोई एनिमल का सेल है तो देते हैं कोलेस्ट्रॉल। अगर वो कोई प्लांट का सेल है तो प्लांट के पास सेल वॉल होती है, इसलिए उनको स्टेबिलिटी के लिए कोई सब्सटेंस की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे स्टेबिलिटी की नीड ही नहीं है, इसलिए ये एब्सेंट होता है। और अन्य प्रकार के सेल्स में यहाँ पे कुछ स्टेरोल्स होते हैं जो यहाँ पे स्टेबिलिटी देते हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी देते हैं हैपेनोइड्स, लेकिन जो आपका पीपीएलओ है माइकोप्लाज्मा उसके अंदर स्टेबिलिटी देता है स्टेरॉल। ये आपको एक्सेप्शन के थ्रू याद रखना है। तो ये हमने डायमीटर की बात की और उसके बाद में सेल इनवेलप के 3 स्ट्रक्चर में डिफरेंस की बात की। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। अब हम समझते हैं 5वां कैरेक्टर। आई होप यू नोट दिस वेरी वेल। पांचवा डिफरेंस हम लिखने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। 5 नंबर पे हम लिखेंगे इनका न्यूक्लियस। इनको क्लासिफाई करने का जो मेन कैरेक्टर है, मेन बेसिस है, वो न्यूक्लियस ही है। प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसी का दूसरा नाम है क्रोमोसोम। इसी को बोलते हैं इंसिपिटेंट न्यूक्लियस, यानी कि पुराना न्यूक्लियस। ये सब इसी के न्यूक्लियस के नाम हैं। अंडरस्टूड। इसी को फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस के इतने सारे नाम हैं। यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस को ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। ट्रू न्यूक्लियस। इस
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, एब्सेंट, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगला डिफरेंस अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर में बात करूं तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अगर हम न्यूक्लियस की बात कर ही रहे हैं तो क्रोमोसोम की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, नो क्रोमोसोम फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अगर यहाँ पर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो आप बोलोगे 1, फॉल्स, क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। जितना भी इनका क्रोमेटिन मटेरियल है उसको एक फॉल्स क्रोमोसोम की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बात थी, प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। अब हम न्यूक्लियस के बाद समझते हैं इसका सिक्स्थ स्ट्रक्चर, डिफरेंस का सिक्स्थ कैरेक्टर। सिक्स्थ पे हम समझते हैं डीएनए, कि दोनों सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ का डीएनए होता है सर्कुलर और यहाँ का डीएनए होता है लीनियर। यहाँ का डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए और यहाँ का डीएनए भी होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सर्कुलर का मतलब आप समझना कि जहाँ से डीएनए स्टार्ट होता है वापस वहीं आके मिलता है। ये जो एक धागा दिख रहा है आपको, इसको एक स्टैंड बोलते हैं। ऐसे 2 स्टैंड आपको इस प्रोकैरियोटिक सेल में दिखाई देंगे और वो कुछ इस प्रकार से होंगे। इसलिए ये 2 स्टैंड है, डबल स्टैंड है और ये सर्कुलर है, एक सर्कल की तरह प्रेजेंट है। यहाँ का जो डीएनए है वो कुछ इस प्रकार फॉर्म में आपको मिलेगा। 2 स्टैंड तो है इसलिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, लेकिन ये जहाँ से स्टार्ट होती है इसके एंड्स वहाँ पे एंड नहीं होते हैं, इसलिए ये लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अंडरस्टूड। डीएनए के बारे में ये 2 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं डीएनए की बात करूं तो यहाँ पर एक सिंगल डीएनए मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, सिंगल डीएनए, जबकि यहाँ पर बहुत सारे डीएनए आपको मिल सकते हैं, मेनी डीएनए। उसके अलावा डीएनए जो होता है वो कुछ प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। इसी प्रोटीन को पॉलीअमीन्स भी बोलते हैं, पॉलीअमीन्स। अगर मैं इस प्रोटीन के बारे में आपको बताऊं तो ये प्रोटीन हमेशा पॉजिटिव चार्ज्ड होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज्ड होगा और इसका नेचर एसिडिक नेचर होगा, इस प्रोटीन का नेचर। जबकि यहाँ पर डीएनए जिस प्रोटीन के साथ होगा उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन भी हमेशा पॉजिटिव चार्ज्ड होगा, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन का जो नेचर है वो बेसिक नेचर होगा, बेसिक नेचर। तो 2 पॉइंट के बारे में आप नोट कर सकते हैं, कौन से प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अगर डीएनए की बात हो रही है तो इनकी प्लॉइडी की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा ही हैप्लॉइड होगा,
यानी कि उनमें एक ही क्रोमोसोम का सेट मिलेगा n, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है ये डिप्लॉइड हो सकता है, डिप्लॉइड यानी कि 2n, ये ट्रिप्लॉइड हो सकता है, ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n, यानी कि एक ही टाइप का गुणसूत्र 3 बार इस सेल के अंदर हो सकता है, तब बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। हमारे अंदर ह्यूमंस में 2n कंडीशन मिलती है, एक गुणसूत्र 2 फोटोकॉपी के रूप में प्रेजेंट होता है, इसीलिए बोलते हैं 2n। हैप्लॉइड का मतलब एक क्रोमोसोम एक ही बार है, उसके जैसा कोई दूसरा क्रोमोसोम नहीं है। तो इतने पॉइंट्स आप नोट कीजिए। यूकैरियोटिक सेल में जनरली हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हिस्टोन एब्सेंट होता है, हालांकि ये यूकैरियोटिक सेल है फिर भी यहाँ पे हिस्टोन कैसा होता है, एब्सेंट होता है। तो ये बात आपको एक्स्ट्रा ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं प्लाज्मिड के बारे में। 7th कैरेक्टर हमारा इनके डिफरेंस का वो है प्लाज्मिड। सेवेंथ कैरेक्टर है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था, ये स्मॉल होता है, ये भी सिंगल होता है, ये भी सर्कुलर होता है, ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है हमेशा, नॉट आरएनए। प्लाज्मिड के अंदर कभी भी आरएनए नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, इसका मतलब ये मेन क्रोमोसोम यानी कि न्यूक्लियस से बाहर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ये अपनी कॉपी खुद बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। प्लाज्मिड जो है ये प्लाज्मिड के सभी कैरेक्टर है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड एब्सेंट होता है, प्लाज्मिड एब्सेंट। ये आप प्लाज्मिड के बारे में पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, प्लीज नोट दिस। इसके अलावा हमने बात की थी कि प्लाज्मिड के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का जीन होता है, प्लाज्मिड के अंदर फर्टिलिटी का भी जीन होता है, और प्लाज्मिड के अंदर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का भी जीन होता है। तो NFR जीन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ तो प्लाज्मिड ही नहीं होता, तो ये जीन होते ही नहीं है। इन जीन की वजह से प्रोकैरियोटिक सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल कभी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता, ये सेल कर सकता है। तो ये 7th कैरेक्टर प्लाज्मिड के बारे में इतने सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर जो डिफरेंस का है उनका कैरेक्टर हम समझते हैं 8 नंबर पे, वो है वैक्यूल। वैक्यूल, अब वैक्यूल प्लाज्मिड ये यूकैरियोटिक सेल में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको डिफरेंस समझने के लिए इनके नाम तो लिखने ही पड़ेंगे। वैक्यूल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ओनली गैस वैक्यूल मिलती है, ओनली गैस वैक्यूल इज प्रेजेंट। ये भी गैस वैक्यूल किन में प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है ब्लू ग्रीन एल्गी में, इसको शॉर्ट में BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा ये मिलती है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, इसके अलावा ये मिलती है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। ये 3 बैक्टीरिया मैंने आपके सामने लिखे हैं जिनमें गैस वैक्यूल मिलती है। अगर गैस भरी है इस वैक्यूल में तो ये तैरने में हेल्प करेगी, ये जो वैक्यूल है तैरने में हेल्प करेगी। इट हेल्प्स, इसके बारे में आप पॉइंट नोट कर सकते हो, इट हेल्प्स
इन फ्लोटिंग एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ये जो 3 ऑर्गेनिज्म मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये फ्लोट करते रहते हैं समुद्र महासागरों के अंदर, क्योंकि इनमें गैस वैक्यूल होती है। क्योंकि ये फ्लोट करते हैं तो ये लाइट की प्रेजेंस में रहते हैं और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी अच्छा खासा हो सकता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलने वाले वैक्यूल की बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको मिल सकता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जनरली एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको गैस वैक्यूल तो मिल ही सकता है, ऑब्वियसली गैस वैक्यूल भी मिल सकता है। यहाँ पर आपको फूड वैक्यूल भी मिल सकता है। यहाँ पर आपको सैप वैक्यूल भी मिल सकता है। वैक्यूल 4 टाइप का है, चारों आपके सामने लिखे हैं। जो सेप वैक्यूल है ये जनरली प्लांट सेल के अंदर मिलता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं 8 नंबर पॉइंट के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और हम समझते हैं कि ऑर्गेनेल कहाँ पे मिलते हैं। सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गेनेल होते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं ऑर्गेनेल्स। 8 के बाद 9 नंबर पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलता है, यहाँ पे अब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन से बंधा हुआ घिरा हुआ कोई भी ऑर्गेनेल यहाँ पे नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ER, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। जैसे मैं बोलूँ गोल्जी बॉडी, तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। जैसे मैं बोलूँ आपके सामने लाइसोसोम, तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। जैसे मैं आपके सामने बोलूँ माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। जैसे मैं आपके सामने बोलूँ माइक्रोबॉडीज में 3 पार्ट आते हैं, स्पिरोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइओक्सिसोम, जिनको डिटेल में हम यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, जो यहाँ पे नहीं मिलेंगे और यूकैरियोटिक सेल में ऑब्वियसली मिलेंगे। इनके पास कोई मेम्ब्रेन है, क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन है इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिल सकते हैं, ये केवल यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेंगे। अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहाँ पे मिल जाता है, जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके पास होते हैं क्रोमेटाफोर्स। ये जो क्रोमेटाफोर्स है ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी है। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिल जाते हैं। तो इस पूरे पॉइंट का ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अब्सेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, जिसका नाम है क्रोमेटाफोर्स, जो फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनेल के नाम आप और भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि प्लास्टिड नहीं मिलेगा, यहाँ पे प्लास्टिड मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल की बात हम आगे भी करेंगे। अंडरस्टूड। तो 9 नंबर पॉइंट को आप अच्छे से नोट करें, देन वी फर्दर मूव ऑन। अब हम समझते हैं डिफरेंस नंबर 10, जो है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में
हमने पिछली क्लास में भी कुछ बात की थी, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर समझते समय हम बहुत डिटेल में राइबोसोम पढ़ेंगे। राइबोसोम जो है यहाँ पे मिलता है 70S टाइप का राइबोसोम, जबकि यहाँ पर मिलता है 70S प्लस 80S टाइप का राइबोसोम। कुछ टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि यहाँ पे 70S राइबोसोम मिलता है और यहाँ पे 80S राइबोसोम मिलता है, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे 80S राइबोसोम भी मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S राइबोसोम होता है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म और उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम है, उसके ऊपर 80S राइबोसोम मिलते हैं। तो यहाँ पे दोनों टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। ये राइबोसोम जो है इसका डायामीटर भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 15 से 20 नैनोमीटर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ही राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाते हैं ये। प्रोटीन सिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम कौन से राइबोसोम कहाँ पर है वो आप समझ सकते हो। उसके अलावा अगला डिफरेंस अगर मैं आपके सामने लिखूं तो वो है मीजोसोम के बारे में। मीजोसोम जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने पढ़े थे मीजोसोम, और यूकैरियोटिक सेल में मीजोसोम नहीं होता है भाई। अगला डिफरेंस अगर मैं आपके सामने बात करूं साइक्लोसिस के बारे में। साइक्लोसिस, साइक्लोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग का मतलब है भ्रमण या फिर घूमना आप कह सकते हो। साइटोप्लाज्म का एक ही सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म का यहाँ से वहाँ घूमना ताकि पदार्थों का, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो सके, उसको बोलते हैं साइक्लोसिस, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होती नहीं है और यूकैरियोटिक सेल में होती है। साइक्लोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो प्लीज़ नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। अगला डिफरेंस अगर मैं आपको समझाऊं तो वो है फ्लैजिला के बारे में। डिफरेंस नंबर 13 वो है फ्लैजिला। इनका फ्लैजिला, प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला होता है वो सेल वॉल से निकलता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो मेड ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल का एक्सटेंशन है, ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ का बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो आप लिखो मेड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला है ये बनता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, तो आप लिखो इसे मेड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। जबकि यहाँ का जो फ्लैजिला है वो बनता है मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। इस फ्लैजिला के बारे में हमने बात की थी कि ये 360 डिग्री रोटेशन कर सकता है, तो हम लिखेंगे 360 डिग्री रोटेटरी मूवमेंट। और ये जो फ्लैजिला है ये 180 डिग्री ही कर सकता है रोटेटरी मूवमेंट। हमने समझा था कि फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं वो पार्ट्स, 3 पार्ट होते हैं फ्लैजिला के। पहला पार्ट था हमारा बेसल बॉडी, दूसरा पार्ट था हमारा हुक, और तीसरा पार्ट था हमारा फिलामेंट। फिलामेंट का ही दूसरा नाम आप ध्यान में रख सकते हो, इसको एक्सोनीमा भी बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट होते हैं प्रोकैरियोटिक की फ्लैजिला के, जबकि यूकैरियोटिक की जो फ्लैजिला होती है उसमें केवल 2 ही पार्ट होते हैं। यहाँ पे बेसल बॉडी तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे हुक एब्सेंट होता है। हुक यहाँ पे मिलता ही नहीं है, सीधा यहाँ पे एक्सोनीमा मिलता है, जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। तो फ्लैजिला के बारे में आप इतने पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। उसके अलावा एक डिफरेंस और पढ़ा था हमने कि यहाँ का जो फ्लैजिला है वो केवल एक ही फाइबर का बना होता है, यानी कि मोनो फाइब्रिलर होता है, इसके अंदर एक ही फाइबर होता है। जबकि यहाँ का जो फ्लैजिला है
वो 9+2 अरेंजमेंट में रहता है, 9+2 सिस्टम के अंदर रहता है। 9 और 2 यानी कि 11 फाइबर यहाँ पे होते हैं, 11 फाइबर इस फ्लैजिला में, और इसमें केवल एक ही फाइबर होता है। आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। अगला अगर मैं इनके फ्लैजिला में डिफरेंस की बात करूं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक एक पुराना सेल है तो यहाँ का फ्लैजिला काफ़ी शॉर्ट होगा और काफ़ी थिन यानी कि पतला होगा, जबकि यूकैरियोटिक का फ्लैजिला काफ़ी लॉन्ग भी होगा और काफ़ी मोटा यानी कि थिक भी होगा। तो फ्लैजिला में इतने सारे डिफरेंस आप बहुत ही अच्छे से नोट कर सकते हैं। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। अगला डिफरेंस हम लिखेंगे सेल डिवीजन के बारे में, कि ये सेल कैसे डिवाइड कर सकता है, उस प्रोसेस का क्या नाम है, और ये सेल कैसे डिवाइड कर सकता है। तो जो पहले तो कैरेक्टर डाल देते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे मैं आपके सामने लिखूं, माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें माइटोसिस तो हो सकता है, लेकिन माइटोसिस और मियोसिस कभी भी नहीं हो सकता। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें सभी टाइप के सेल डिवीजन हो सकते हैं। सेल डिवीजन होते टाइम स्पिंडल फाइबर बनते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं बनते। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बनते हैं। आप नोट कर सकते हो, स्पिंडल फाइबर इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं तो यहाँ पे क्रोमोसोम अलग भी नहीं होते हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर का काम होता है क्रोमोसोम को पकड़ के दूसरे सेल में खींचना। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का मोशन भी नहीं होता है, जबकि यहाँ पे मोशन होता है और दो अलग अलग सेल में जाते हैं। क्रोमोसोम का मोशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता। तो ये आप नोट कर सकते हैं 14 पॉइंट में। उसके बाद हम समझते हैं अगला पॉइंट। अगला डिफरेंस है इनके बारे में, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में हमने समझा था, कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल जो कुछ भी स्टोर करे उसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। तो इसी के बारे में हम लिखने वाले हैं। 15वां है स्टोरेज पार्टिकल, कि कुछ मटेरियल को स्टोर करने वाले पार्टिकल कौन कौन से हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इन्हें बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज जो है यहाँ पे कुछ टाइप की थी, जैसे वोलेटाइन हमने बात की थी। वोलेटाइन इंक्लूजन बॉडीज जो है ये फॉस्फेट को स्टोर करती है। उसके अलावा हमने बात की थी ग्लाइकोजन इंक्लूजन बॉडी, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती है। जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये जो इंक्लूजन बॉडी है ये लिपिड या फिर फैट को स्टोर करती है। उसके अलावा हमने एक और बात की थी साइनोफाइसियन इंक्लूजन बॉडी जो है ये प्रोटीन को स्टोर करती है। तो ये सभी पढ़े थे हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इंक्लूजन बॉडी। यहाँ पर जो बॉडी स्टोर करने का काम करती है उसको बोलते हैं ड्यूटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? ड्यूटोप्लाज्म, ये उस बॉडी का नाम है। ये बॉडी क्या क्या स्टोर कर सकती है? ये बॉडी नेक्टर स्टोर कर सकती है, ये बॉडी एंजाइम को स्टोर कर सकती है, ये बॉडी जैसे लेटेक्स, रेंजीन्स आपने सुने होंगे, इन मटेरियल को स्टोर कर सकती है। तो आप इन पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से नोट कर सकते हो।
हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में 15 डिफरेंस डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कोई डिफरेंस आपको नीट के लेवल तक नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आगे हम फर्दर कंटिन्यू अगले लेक्चर में करेंगे।